बने रहिए। ईसुरी उन बांस के पेड़ों के साथ कुछ प्रयोग कर रहा था और धीरे धीरे करके और हरे रंग के बांस के पेड़ पूरी तरह सफेद होते जा रहे थे। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ईसुरी ने उस पूरे आग में से बांस के पेड़ से बनी हुई एक झाड़ू जैसी कोई चीज निकाली। उसके ऊपरी हिस्से में उसने सुंदर कपड़ों का कोई हिस्सा लगा दिया, जिससे वो बांस एक सुंदर झाड़ू रही थी। ईसुरी उस झाड़ू को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने हाथ में लेकर बोला, देख तुम बहुत सुंदर लग रही हो देखने में, इसलिए या तो तुम्हारा महाबांस हो सकता है, और अगर तुम चाहो तो तुम मेरा नाम भी ले सकते हो और मैं तुम्हें ईशु कहकर बुलाऊंगा। ईसुरी के ऐसा कहते ही जैसे उस झाड़ू ने अपने बालों को उछालते हुए जवाब दिया और 2 हाथ दिखाया हो। इससे ईसुरी को पता चल गया था कि झाड़ू चाहती है कि उसका नाम ईशु रखा जाए। ईसुरी ने उसे कहा, ठीक है, फिर आज से तुम ईशु के नाम से जानी जाओगे। उस झाड़ू का नाम रखने के बाद ईसुरी ने उससे अपने बालों को संवारा और न जाने क्या जादू हुआ कि ईसुरी के बाल किसी एकदम जवान होते बच्चे की तरह हो गए और वो अपने बालों को देखने लगा। बालों को देखने के बाद ईसुरी ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ मंजरी से मिलने जा सकता हूं। इतना कहकर ईसुरी अपने घर से मंजरी से मिलने के लिए निकल गया था। ईसुरी को बगीचा पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई थी। ईसुरी ने देखा कि मंजरी उसका इंतजार करते हुए सितारों को देख रही थी। मंजरी के पास पहुंचकर ईसुरी ने कहा, मैं जानता हूं कि मैं काफी देर से आया हूं, बताओ क्या बात करनी है। तुम मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आई थी तो जरूर कोई बात होगी, बताओ फिर। ईसुरी के सवाल के बाद मंजरी ने कहा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे चाहिए और उसके बाद ही मैं कोई फैसला ले पाऊंगी। ईसुरी ने कहा, हाँ कहिए क्या बात है। ईसुरी और मंजरी दोनों ही आसमान के नीचे बैठकर बात कर रहे थे। ऊपर से सितारों की रोशनी आ रही थी और चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी। ईसुरी के पूछने पर भी मंजरी काफी देर तक चुप रही तो ईसुरी ने कहा, आपको जो भी कहना है आप मुझसे कह सकती हैं। ईसुरी के सवाल के बाद मंजरी ने कहा, हमारे हत्यारे गिरोह में बहुत सारे दुश्मन हैं और अगर मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी तो सिर्फ इसमें तुम्हारा नुकसान ही होगा। ईसुरी ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं किस किस तरह की मुसीबतें देख चुका हूं। मैं किसी भी समस्या से लड़ने के लिए तैयार हूं और जहां तक बात तुम्हारी है तो तुम खुद इतनी ताकतवर हो कि किसी से भी मुकाबला कर सको। ईसुरी मंजरी की बात शायद समझ नहीं रहा था, इसलिए मंजरी ने उसे फिर से अपनी बात को कहा, बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जगह पर ही हत्यारों का गिरोह रहता है। हर गांव का अपना गिरोह है और यहाँ पर भले मुझे कोई हरा नहीं सकता, पर बाहर के लोग मुझसे ताकतवर हैं। अगर उन्होंने यहाँ भी मेरा पीछा किया तो कुछ कह नहीं सकते। मंजरी की बात समझकर ईसुरी ने कहा, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, पर अब क्योंकि आप मेरे साथ हैं इसलिए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अगर कोई आपसे ज्यादा ताकतवर आया तो मैं उसमें आपकी मदद करूंगा और जो आपसे कम होगा उससे तो आप आसानी से लड़ाई लड़ ही लेंगी। ईसुरी की लंबी चौड़ी बातें सुनकर मंजरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम्हें पता भी है कि मैं कितने ताकतवर लोगों की बात कर रही हूँ और किस तरह की समस्या की बात कर रही हूँ। मंजरी को लगा कि ईसुरी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रही है और कितनी शक्तिशाली लोगों की बात कर रही है। पर फिर उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन ईसुरी ने बांस की तलवार से उस पर वार किया था। उस दिन को याद करने के बाद मंजरी ने ईसुरी से कहा, देखिए, मैं इस गंगेश्वरी गांव के हत्यारे समूह की मालकिन हूं और बस इसी जगह के बारे में सब कुछ जानती हूं। बाकी किसी भी जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मंजरी की बात खत्म होते ही ईसुरी बोल पड़ा, देखिए, बात यह है कि मुझे आपकी जरूरत है। मैं लोगों को बहुत देख परख कर ही चुनता हूं और आपको मैंने चुना है। मुझे सामान्य लोग पसंद नहीं है और अगर सामान्य लोग मुझसे मिलना चाहते हैं तो फिर मैं अपने मन के हिसाब से उन्हें चुनता हूं। ईसुरी मंजरी की बात शायद समझ ही नहीं रहा था। ईसुरी ने मंजरी को अपना रथ चलाने के लिए कहा था। मंजरी को बस ईसुरी का कोचवान बनना था और इसीलिए आज शायद मंजरी ईसुरी से मिलने के लिए भी आई थी। पर ईसुरी कुछ और बात कर रहा था और मंजरी कुछ और। मंजरी ने आगे कहा, मैं इस गांव से नहीं हूं और अपनी किस्मत की वजह से मुझे यहां पर रहना पड़ रहा है। मुझे डर है कि अगर मैं आपसे आगे और भी मिलती रहूंगी तो आपका सिर्फ नुकसान ही होगा। मंजरी की बात सुनकर ईसुरी ने सीधे मुंह कहा, देखो, अगर तुम्हें मेरी शक्ति पर भरोसा नहीं है तो मुझे सीधे सीधे बता दो। तुम मेरी शर्तों पर मेरे साथ काम करने को तैयार हुई हो। हालांकि मुझे लगा था कि तुम आओगी
पर इतनी जल्दी मेरी बात को मानकर आ जाओगी ये नहीं लगा था। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुमने मेरे घर के ऊपर आसमान में छुपकर बहुत कुछ होते हुए देखा है। ईश्वरी की यह बात सुनकर मंजरी चुप ही हो गई, क्योंकि उसने सच में ईश्वरी के घर के ऊपर काफी दिन गुजारे थे। काफी देर की चुप्पी के बाद मंजरी ने कहा, मैं पुष्कर पहाड़ से आती हूँ। क्या अब भी तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोचवान बनूं? मंजरी की इस बात पर ईश्वरी जोर से हंसा और हंसते हुए ही बोला, अरे जितना तुम सोच रही हो उससे मैं कहीं ज्यादा मजबूत इंसान हूं। तुम्हारा पुष्कर पहाड़ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए और अब तुम्हें फैसला लेना चाहिए। मेरा कोचवान बनना कोई आसान काम नहीं है। ईश्वरी की बात सुनकर मंजरी ने कुछ देर तक सोचा और उसके बाद बोला, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी कोचवान बनूं? ईश्वरी ने कहा, इसके अलावा तुम और कर क्या सकती हो? मंजरी ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी बन सकती हूं। मंजरी की इस बात को ईश्वरी ने सिरे से नकार दिया। उसने मंजरी को कारण नहीं बताया और ना ही मंजरी ने कोई कारण पूछा। इस सवाल और जवाब के बाद मंजरी और ईश्वरी दोनों ही काफी देर के लिए चुप हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी आगे क्या बात करें। कुछ देर के बाद मंजरी ने ही उस चुप्पी को खत्म करते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं आपकी कोचवान बनूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल है। मुझे पता है कि तुम शक्तिशाली हो, पर फिर भी मुझे तुम्हारी शक्तियों को परखना है। अब क्योंकि ये जगह तुम्हारा घर नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने घर परिवार से कोई शक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इस जगह पर मैं तुम्हारी शक्ति को देखना चाहती हूँ। और हाँ, आखिरी बार की तरह बांस की तलवार का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि मेरे वार से फिर तुम्हें भगवान ही शायद बचा पाए। मंजरी की पूरी बात शांति से सुनने के बाद ईश्वरी ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन क्योंकि अब तुम मेरी बात को अच्छे से मानने लगी हो, इसलिए अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। पर मैं तुम्हें यह जरूर दिखा दूंगा कि तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सको। अगर उस चीज को देखकर भी तुम समझ नहीं पाई तो मुझे तुम्हारे दिमाग को लेकर काफी सवाल खड़े हो जाएंगे और मैं तुम्हें अपना कोचवान शायद ना ही बनाऊं। ईश्वरी की बात मंजरी सुनती रही और तब तक ईश्वरी ने उस झाड़ू को बाहर निकाल लिया जिसे उसने थोड़ी देर पहले बनाया था और उसका नाम ईशु रखा था। उस झाड़ू को देखते ही मंजरी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, ये तो राजशाही हथियार है जो उम्र के साथ और ताकतवर होता जाता है। मंजरी ने आज पहली बार उस हथियार को देखा था। ईश्वरी उस हथियार के बारे में बताते हुए मंजरी से बोला, मैंने इस इशू को सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि तुमसे मिलकर इसे दिखा सकूं और तुम्हें बता सकूं कि आगे चलकर ये और भी अच्छा बन सकता है। इसके बनाने की विधि भी मुझे पता चल चुकी है। झाड़ू जैसे उस खतरनाक हथियार को मंजरी अपने हाथों में लेकर उसे देख रही थी और उसके सुंदर बालों को भी देख रही थी। उस झाड़ू के बाल कुछ अलग ही रंग के थे। कुछ देर तक देखने के बाद मंजरी ने उस झाड़ू को ईश्वरी को दे दिया और उससे कहा, ठीक है ईश्वरी जी, आज से मैं आपकी कोचवान बनने को पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप मुझे और भी नई नई शक्तियां सिखाते रहेंगे। मंजरी के हाथ से ईशु को लेकर ईश्वरी ने उसे अपने झोले में रख लिया और उसके बाद मंजरी से काम की बात करते हुए बोला, तुम मेरे खानदान के लिए 100 साल तक कोचवान की नौकरी करो और मैं तुम्हें बहुत सी कलाएं सिखा दूंगा। अब जब तुम मेरी कोचवान बनने के लिए तैयार हो गई हो तो सबसे पहले कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर लेने होंगे। इतना कहकर ईश्वरी ने जादू से पहले की ही तरह हवा में एक कागज का टुकड़ा तैयार किया और उस पर सब लिखकर मंजरी के हस्ताक्षर ले लिए। हस्ताक्षर करने के बाद मंजरी ने ईश्वरी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वरी जी। ईश्वरी ने तुरंत कहा, अब क्योंकि तुम मेरी कोचवान बन गई हो तो मेरे साथ घर चलो। ईश्वरी की यह बात सुनकर मंजरी चुप हो गई और इधर उधर देखने लगी। कुछ देर के बाद मंजरी ने कहा, बात यह है ईश्वरी जी कि जब मैं आई थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं आपकी बात इतनी जल्दी मान जाऊंगी और आपकी कोचवान बन जाऊंगी। इसलिए मुझे कुछ दिन के लिए जाना होगा और गिरोह के लिए बचे हुए काम को पूरा करना होगा। उसके अलावा आपके पास तो घोड़ा गाड़ी भी नहीं है। मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, उससे मैं घोड़ा गाड़ी खरीद लूंगी, नहीं तो आपका कोचवान बनकर भी मेरे पास कुछ भी काम करने को नहीं रहेगा। मंजरी की बात सुनकर ईश्वरी ने कहा, तुम शायद ठीक कह रही हो। मंजरी ने आगे कहा, ईश्वरी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूंगी। आप मेरा कुछ दिन इंतजार जरूर कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। इतना कहकर मंजरी ईश्वरी के सामने सिर झुकाकर वहां से चली गई और ईश्वरी उसे जाते हुए देखता रहा। ईश्वरी को नहीं पता था कि मंजरी वापस लौटकर आएगी भी या नहीं। क्या सच में मंजरी वापस लौटेगी
या फिर वो बस ईश्वरी को बेवकूफ